नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आगे सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। बेटा बिगड़ा हुआ था तो उसे सुधारती, ना कि उसकी शादी करवाती। बहू रात के 11 बज रहे हैं। रोहन अभी तक घर पर नहीं आया है और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू, अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता है। उसे फ़ोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितने देर लगेगी उसे आने में। विमला जी अपने बहू मधु को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके हैं, आप फ़ोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए हैं। मधु ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, हाँ मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फ़ोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया, लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है या नहीं? और तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लाए हैं? विमला जी ने पलटकर जवाब दिया, पर इस बार मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए विमला जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर रोहन को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। ये रोहन भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता है, पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसी ही आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं है उसे। अरे पत्नियाँ तो अपने पति को बांध कर रखती हैं, और एक किस्से देखो तो अब तक रोहन को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई विमला जी वापस बाहर आई तो देखा मधु अपने कमरे में जा चुकी है। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोल कर देखा तो वो सो चुकी थी। विमला जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये, पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई, बेशर्म कहीं की। विमला जी ने फिर से रोहन को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन रोहन ने एक बार फिर फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को 12:30 बजे घर की बेल बजी। विमला जी ने भागकर दरवाज़ा खोला तो बाहर रोहन को नशे की हालत में खड़े देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर विमला जी से सहारा देकर के जैसे तैसे घर में लेकर के आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? विमला जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब ना वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो विमला जी उसे वहीं छोड़ करके अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था, अब दो दो लोग मिल करके पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तान करके सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में रोहन अभी भी सोया पड़ा हुआ है, जबकि मधु वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। विमला जी को देखते ही मधु ने कहा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर विमला जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय, पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों को तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय? विमला जी की बातें सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हैं? मधु की बातें सुनकर के विमला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ घूरता देखकर मधु बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मैके अपनी माँ से मिलने के लिए, शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है? वहीं रह जाना, वैसे भी तेरा इस घर में होना ना होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा क्या घर संभालेगी? क्या बात कर रहे हैं आप भी? माँ जी वहाँ रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी, बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। कहकर के मधु वहाँ से खाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मैके खाना हो गई।
ऑटो में बैठे उसे वो दिन याद आ गया जब वो इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब रोहन शराब के नशे में धुत होकर के आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने यह हरकत की। उसने हैरानी से विमला जी की तरफ देखा तो विमला जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहुत थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो ना तो अब तुम संभाल लोगी, इसलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर के आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। विमला जी की बातें सुनकर मधु हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्हें उसकी जिंदगी तो दांव पर लगा ही दी। पूरी रात मधु के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन मधु पग फेरे के लिए गई तो मैके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटी थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं। माँ ने जरूर इतना कहा, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़ कर भी आई तो यहाँ तेरा भाई भौजाई रखेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या। जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी वो तुझे यहाँ रखेंगे, इसकी तू उम्मीद मत कर। मधु को समझ ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी रोहन शराब पीकर आता तो मधु रोती परेशान होती, पर विमला जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाल कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही रोहन ने शराब के नशे में मधु की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि मधु ने उसे शराब पीने से रोका था। विमला जी ने इसमें भी मधु की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाला जा सकता, पूरा घर क्या संभाल लेगी। मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी तो उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्च उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या ही करेगा। थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मैके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कह करके चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो कर ही क्या लोगी तुम, दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रखा है वही बहुत बड़ी बात है। सो मधु ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है, या तो जिंदगी भर मार खाते रहो और रोते रहो, या फिर बेशर्म हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। मधु ने रास्ता चुना। मधु को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि रोहन उससे लड़ता झगड़ता तभी भी है जब वो शराब के नशे में होता है, वरना तो वो मधु से अच्छे से ही बात करता है। इसलिए वो अब रोहन से जब वो नशे में होता है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती है। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो विमला जी ने हंगामा कर दिया। उसके बाद रोहन ने नशे की हालत में विमला जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज किया था, इसलिए उसने सबके सामने उसने नौकरी कहने के लिए छोड़ दिया। पर उसकी नौकरी तो करनी ही थी, उसे पढ़ी लिखी तो थी ही, वो आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मैके का नाम लेकर के निकल जाती थी। अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू दे करके आई थी, वहाँ से कॉल आया था तो आज वो वहीं जा रही थी। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे ज़रूरी पेपर्स डिपॉजिट कर दिए। दूसरे दिन उसे ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौट करके आई तो रोहन भी होश में आ चुका था। विमला जी गुस्से में बैठी उसे घूर ही रही थी। जैसे उसने घर में कदम रखा, विमला जी बोली, आ गई महारानी जी अपने मैके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, बेशर्म कहीं की। विमला जी की बातें सुनकर मधु बोली, कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी, खाना बना करके तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे आप। मधु, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम तो मैके पहुंची ही नहीं, अचानक रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर मधु ने रोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ ये देखो, ये होता है औरत का त्रिया चरित्र। मैके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है।
विमला जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रही हैं? तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है मधु? तुम्हारी सारी ज़रूरत तो पूरी कर रहा हूँ। रोहन ने शांतिपूर्वक मधु से पूछा। तब मधु ने कहा, मुझे मेरे मैके का कोई संबल नहीं है, मुझे अपना संबल खुद बनना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसलिए सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अंदर अपनी हिम्मत जुटा सकूँ। मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूँ कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बातें सुनकर रोहन सकते में आ गया और जबकि विमला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है बेशरम, अपना घर अपने हाथों ही तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो है उसे भी बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए रोहन जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? रोहन काफ़ी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझ कर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना ही चाहती हो तो मैं ये मौका लूँगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बातें सुनकर जहाँ मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं विमला जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल गए। आखिर इतनी कोशिशें और जो काम विमला जी नहीं कर पाई वो मधु ने कर दिया। दूसरे ही दिन रोहन ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों में मशक्क़त के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज विमला जी अपनी उसी बेशरम बहू की नज़र उतारती नहीं थकती हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो कृपया करके मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।